आप देख रहे हैं थिंक 360। मैं हूं भंवर। पहली बात तो भंवर जी ये बहुत ही अच्छी बात कहना कि आपने इतना प्यारा नाम सोचा। डॉक्टर राघव को शर्मा के उच्चारण के अंदर तकलीफ हुई कि दूसरे देशों में तो हिंदी व्याकरण बिकती नहीं, भारत में बिकती है और उत्तर भारत में बिकती है। नमस्कार, मैं हूं भंवर। आप देख रहे हैं थिंक 360 का कार्यक्रम मेरी कहानी। और मेरी कहानी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राघव प्रकाश। और राघव प्रकाश वो शख्सियत हैं जिन्होंने चलती हुई ट्रेन के अंदर एक किताब लिखी व्याकरण की, हिंदी व्याकरण को लेके। और वो किताब इतनी फेमस हुई कि आज 25 साल से वो किताब नंबर 1 है। और इस किताब के कई लाभार्थी हैं, ना केवल राजस्थान के, यूपी के, बिहार के और भी कई अन्य राज्यों के। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं परिष्कार ग्रुप ऑफ कॉलेज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर राघव प्रकाश से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका थिंक 360 कार्यक्रम के अंदर। मैं पहली बात तो भंवर जी ये बहुत ही अच्छी बात कहना कि आपने इतना प्यारा नाम सोचा, थिंक 360। आज इसकी बहुत जरूरत है। लोग थिंक 20 सोचते हैं, थिंक 50 सोचते हैं, थिंक 90 सोचने वाले भी कम है, और थिंक 160 वाले 180 वाले तो बहुत ही कम है। आप तो सोच रहे हैं कि थिंक 360। बहुत प्यारा, बहुत इनोवेटिव, अच्छा नाम दिया आपने, बधाई हो आपको। डॉक्टर साहब, प्रारंभिक जीवन कैसा रहा आपका? और प्रारंभिक जीवन तो देखो, हम गांव के हैं और गरीबी से निकले हुए हैं। दादा के ऊपर कर्ज, पिताजी के ऊपर कर्ज, तो कर्ज में ही पले। और खेती का वातावरण था, छप्पर में पैदा हुए। गांव ऐसा, उस जमाने का गांव 1949 का, न कोई प्राइमरी स्कूल गांव में, न सड़क, बिजली का तो सवाल ही नहीं है, न कोई बनिए की दुकान, और न कोई साइकिल भी नहीं है हमारे पास, अखबार रेडियो इनका तो सवाल ही नहीं है। उस चिमनी वाले गांव में पैदा हुए, गरीबी में खेती करते हुए। और हमारे गांव में बस एक मैट्रिक थे, एक ही सज्जन मैट्रिक थे, बाकी और कोई पढ़ने वाला नहीं। तो उसमें धीरे धीरे हमारे गांव में हम लोग प्राइमरी स्कूल पास में, एक चावंडिया, में दीपुरा गांव का हूँ, पास में चावंडिया है 3 किलोमीटर दूर, वहां पर जाकर के मैंने प्राइमरी स्कूल पास किया। फिर 7 किलोमीटर दूर है सुजानपुरा स्कूल, मिडिल स्कूल। तो 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना। 11 साल का बच्चा था मैं, तो रोज 14 किलोमीटर जाकर के 3 साल में मिडिल स्कूल किया। फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्सी में, वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी किया उस जमाने में 1965 में। और फिर महाराजा कॉलेज आ गए। महाराजा कॉलेज में डॉक्टर साहब, वो क्या किस्सा है जब आपके उंगलियों के अंदर पेंसिल लगाएगी और दर्द पैदा हुआ, जब आपने 6वीं और 7वीं और 8वीं की जो पढ़ाई की और बड़े अच्छे अंक हासिल किए, क्या माजरा है, क्या कहानी है वो? असल में वो शिक्षा पद्धति की बात है। देखिए, अब तो मैं शिक्षक अच्छी तरह समझता हूँ। वहाँ चीजें रटवाई जाती थी स्कूल में, और अगर याद नहीं होती थी तो फिटे की, लोद की जो है डंडे से पिटाई होती थी, तो वरना तो पेंसिल डाल करके और फिर याद कराया जाता था, उंगलियों में डाल करके, दर्द होता था। तो वो जो रटने वाला मसला था वो बड़ा टेढ़ा था। दुर्भाग्य से मैंने देखा कि वो पढ़ाई आज तक भी काफ़ी कुछ रटने वाली चल रही है। तो उस रटने वाली उस रट्टू परीक्षा में, रट्टू शिक्षा में हम भी फंस गए। तो एक ऐसा प्रसंग था कि टीचर, एक पाठ था हमारे यहाँ पर कि जातियाँ कैसे बनी। और ये मेरा, उसमें मैं आपको प्रसंगवश बता दूं, मैंने 22 वर्ष की उम्र तक की एक जीवनी लिखी है, और उसमें भी ये प्रसंग मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। और वो, उसका नाम है गांव, गरीबी और गोल्ड मेडल। गांव में रहते हुए, गरीबी में रहते हुए, खेती करते हुए कैसे एमए में गोल्ड मेडल लिया, वो सारे संघर्ष की कहानी है उसमें। वो क्या कहानी है जब डॉक्टर राघव को शर्मा के उच्चारण के अंदर तकलीफ हुई, और वो शर्मा के उच्चारण में जो तकलीफ हुई, उस तकलीफ ने आपको स्नातकोत्तर के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट किया? देखिए, मैं पहले तो वो छोटी सी बात बता दूं कि टीचर ने पूछा जातियां कैसे बनी, और हम लोग वो पाठ ऐसा बहुत बुरे ढंग से लिखा हुआ पाठ था कि समझ में नहीं आया। और उन्होंने फिर हम कहे कि हमको तो उत्तर नहीं आता। दूसरे दिन फिर कहा कल याद करके आना, रट के आना, और वो रट के नहीं आए। तो आप सोचिए कि वो सजा जो मिली, वो सजा मुझे आज भी याद है कि, और आज मैं महसूस करता हूँ कि बच्चों को कितनी ये सजाएं इस प्रकार से मिला करती हैं। उस शिक्षा पद्धति की बात है। दरअसल क्या हुआ था कि मेरा
महाराजा कॉलेज में एडमिशन हो गया फर्स्ट ईयर में जयपुर में, जी। तो मुझे तो हिंदी आती नहीं थी, बोलना ही नहीं जानता था, मैं तो गांव की बोली बोलना जानता था। अब ऑनर्स हिंदी में ले लिया और महारानी कॉलेज में एडमिशन हो गया, महारानी कॉलेज में पढ़ने लग गया। ऑनर्स की क्लासेज हमारी वहाँ लगती थी, वहाँ थी 5 लड़कियाँ थी, हम 2 लड़के। तो पहले दिन परिचय हुआ, तो उन्होंने, मेरा नाम था पहले, मैं शर्मा लगाता था, तो मैंने उसको बोला शर्मा, तो लड़कियां मुस्कुरा गई। तो आप सोचिए जब लड़कियां मुस्कुरा जाएं और एक लड़के के ऊपर, तो फिर वो तो बहुत उसकी हालत खराब हो ही जाती है। तो मैं बहुत बुरी तरह से बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ और मुझे लगा कि मैं हिंदी में ऑनर्स कर रहा हूँ और मेरा उच्चारण ठीक नहीं है। तो फिर मैंने पीछे पड़ा और मैंने एक छोटे से रेडियो सेट से मैंने BBC लंदन को लगातार सुना और उसमें भाषा, उच्चारण, प्रवाह, शब्दावली सबको मास्टर करने की कोशिश की। वो ऐसी घटना थी जिसने मुझे बदल के रख दिया। और फिर तो मैंने अपने नाम के आगे से शर्मा भी हटा दिया। वो तो इसलिए हटाया कि मैं जाति में विश्वास नहीं करता, लेकिन शय को मैंने मास्टर कर लिया। और आज तो मैं शय और शय और सय सभी को पढ़ाता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ, बोर्ड पर डायग्राम डाल करके पढ़ाता हूँ कि सय को कैसे बोलेंगे, शय को कैसे बोलेंगे और मूर्धन्य शय को कैसे बोलेंगे। गरीबी ने आपको एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बनाया, तो खेती ने आपको क्या सिखाया? भंवर जी, खेती बहुत प्यारी चीज है। खेती की जो सबसे अच्छी चीज है वो है कि आपको प्रकृति के साथ जोड़ता है। ये ऐसा काम है, प्रकृति के साथ आप बेईमानी नहीं कर सकते। दूसरा जो है, वहां और कोई है नहीं, खेत है, वहां पर वो पौधा है, वहां पर वर्षा है। अब आप खेत, पौधे और वर्षा के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकते जी। दूसरा कोई आदमी हो तो आप बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन वहां बेईमानी का सोच नहीं आता, वहां केवल मेहनत का सोच आता है, वहां केवल परिश्रम का सोच आता है। इसलिए खेती ने ईमानदारी सिखाई और मेहनत सिखाई। और ईमानदारी और मेहनत अगर ये किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, उसकी आदत के रूप में, उसके सोच के रूप में, उसके जीवन मूल्य के रूप में, तो फिर वो व्यक्ति अपने आप से लड़ाई करना शुरू करता है। क्योंकि मेहनत करोगे तो खुद से लड़ोगे और फिर बनोगे, आपके अपने दिमाग की ताकत बाहर निकल करके आने लगती है। और इसलिए खेती ने मुझे मेहनत करना सिखाया, ईमानदारी से काम करना सिखाया, और उसी के आधार पे फिर भंवर जी आगे बढ़ते गए। डॉक्टर साहब, मेरे को कोई बता रहा था, मैंने कई जगह सुना भी आपके बारे, कि आपकी यात्रा सफ़र करते हुए, जहाँ आप शिक्षक थे, पढ़ाने जाते थे और आपको कहीं अपने घर तक लौटना पड़ता था, उस सफ़र के अंदर आपने एक किताब लिखी। वो किताब इतनी फेमस हुई व्याकरण के अंदर कि आज 25 सालों से वो नंबर 1 किताब है। न केवल राजस्थान के विद्यार्थी उससे लाभान्वित होते हैं, अन्य राज्यों के बच्चे भी उससे लाभ लेते हैं। क्या कहानी है उसके पीछे? भंवर जी, ये बात सही है कि पूरी दुनिया में हिंदी व्याकरण की वो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। देखिए, दुनिया का मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे देशों में तो हिंदी व्याकरण बिकती नहीं, भारत में बिकती है, उत्तर भारत में बिकती है। हर साल लगभग 2 लाख प्रतियां उसकी बिकती हैं हर साल। तो ये तो उस किताब की बात है। लेकिन क्या हुआ कि मैं गवर्नमेंट में लेक्चरर था, कॉलेज एजुकेशन, और मेरा ट्रांसफर हो गया अलवर के पास राजगढ़। अब हम लोग सुबह चेतक में सुबह 6 बजे जाते थे ट्रेन से, और 2.25 घंटे के बाद राजगढ़ आता था। वहां से पहुंचने के बाद कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर शाम को फिर वहां से ट्रेन पकड़ करके शाम को 6 बजे, तो मुझे 2.25 घंटे जाना, 2.25 घंटे आना, ये 5.5 घंटे मुझे ट्रेन में बैठना होता था जी। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे कोई काम तो हो। तो हमारे पिंक सिटी पब्लिशर्स वाले वो बहुत पीछे पड़े थे, किताब लिख दीजिए। मैं तो मैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से फ्री हुआ, राजगढ़ मेरा पोस्टिंग हुआ, तो मैंने अपना बैग लिया, उसमें कुछ व्याकरण की किताबें डाली और कागज लिया और उसके ऊपर लिखने लग गया। और वो किताब लिखी गई, 80% किताब वो वहां पर ट्रेन में लिखी गई। ट्रेन में सफर ट्रेन में, हाँ सर, वो रेल की पटरियों पर लिखी गई किताब है वो। अच्छा। और उसके बाद आकर के उसको 20% मैंने संशोधन कर लिया और किताब बन गई। बड़ा अजूबा ये एक रहस्य है एक किताब के लिखने का और एक घटना के घटित होने का। बापू बाजार से आपने एक कोचिंग की शुरुआत की, परिष्कार कोचिंग की। हाँ। और आज ये कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई है। और न केवल ऐसा कॉलेज, ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के अंदर पुलिस विभाग के जितने भी थानेदार हैं या इस पद के लोग बाग हैं,
वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 60 से ज़्यादा प्रतिशत लोग बाग आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये सफ़र कैसे रहा, क्या कहानी रही, कितना कठिन रहा, क्या चुनौतीपूर्ण रहा? बहर जी, ये कहानी उस किताब की है। वो किताब क्या लिखी, पहला जब संस्करण आया तो वो किताब हिट हो गई। और भी किताबें बहुत थी, 20 किताबें थी मार्केट में, लेकिन वो ऐसी किताब आई कि सब लोग उसकी ओर आकृष्ट हुए। तो वो किताब फिर लोग कहने लगे कि हमें पढ़ा भी दीजिए। पढ़ाने से एक साथ ही बहुत से आरएस बन गए, आरपीएस बन गए। मेरे घर पे मैं उनको पढ़ाता था और बहुत से लोग सब इंस्पेक्टर बन गए अलग अलग बैचेज में जी। उससे फिर मुझ पर ये दबाव आया कि मैं ऐसा करूं। अब गवर्नमेंट में रहते हुए मैं ये लंबा काम कर नहीं सकता था, सरकारी कर्मचारी होते हुए। तो मैंने अपना रिटायरमेंट के, जब मैं रिटायर होता उससे 10 वर्ष पहले ही मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया जी। और फिर परिष्कार, बापू नगर में परिष्कार कोचिंग की शुरुआत की और उसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का एक बैच आया और उसमें ये 2000 में पढ़ाया। तो आप समझिए उसमें 56% पुलिस सब इंस्पेक्टर अकेले परिष्कार कोचिंग से पढ़ करके पास हो गए और वो पुलिस एकेडमी में चले गए। उसके बाद धीरे धीरे आरएस बने, बहुत से सैकड़ों आरएस और आरपीएस ये बनते गए उस किताब से। परिष्कार कोचिंग इस प्रकार से फेमस हो गई। लेकिन भंवर जी मेरा मन नहीं लगा परिष्कार कोचिंग में जी। क्योंकि कोचिंग में 3-4 महीने के लिए बच्चे आते थे और उसके बाद वो अपना कैरियर बना करके चले जाते थे। वहां पर मैं मूलतः शिक्षक रहा हूं और कॉलेज में पढ़ाया मैंने, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से मुझे बच्चों का निर्माण कैसे हो, उनका संस्कार का निर्माण कैसे हो, उसकी भूख थी मेरे मन में जी। इसलिए फिर मैंने कोचिंग से अलग हट करके और परिष्कार कॉलेज की शुरुआत की और ये 16 साल पहले 2006-07 में ये कॉलेज शुरू हुआ। और उसके बाद में ये देखिए कि ये 1 एकड़ में छोटा सा कॉलेज है, छोटी जगह है, हालांकि 7 मंजिल का कॉलेज है ये, लेकिन इस कॉलेज ने सबसे पहले देश में, पूरे देश में बीए और बीकॉम के साथ में नेक ए ग्रेड इसने लिया। ये कॉलेज पूरे देश का पहला कॉलेज है जिसने कि केवल 11 वर्ष में बीए और बीकॉम के साथ में ए ग्रेड मिल गया। और ये पूरे राजस्थान का पहला कॉलेज है। 2400 प्राइवेट कॉलेज है भंवर जी, लेकिन 2400 कॉलेज में पहला कॉलेज है इसको डायरेक्ट यूजीसी ने ऑटोनोमस कॉलेज बना दिया। यूजीसी ने ऑटोनोमस, इस समय ऑटोनोमस कॉलेज है। ये सब इसलिए हुआ कि हमने कुछ क्वालिटी का काम किया हायर एजुकेशन में और वही हम आगे करना भी चाहते हैं, आप इसलिए हुआ। बीए के जो विद्यार्थी हैं, ऐसा माना जाता है बीए के विद्यार्थियों के अंदर एक निराशा पैदा होती है कि हमने बीए की है, कि बीएससी करने वाला, वो करने वाला। लेकिन जब आपको सुनते हैं, आपको पाते हैं, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, तो आप कहते हैं कि बीए जैसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि बीए करने वाला विद्यार्थी सोशियोलॉजी के अंदर करे या अलग अलग विधाओं के अंदर, विषय के अंदर वो करता है, तो वहाँ पे बीएससी के अंदर या साइंस फैकल्टी के अंदर स्थापित सिद्धांत है, यहाँ वो खुद सिद्धांत बनाता है, उसका एक माइंड जो है खुलता है और वो हर दिशा के अंदर जा सकता है, हर क्षेत्र के अंदर काम कर सकता है। क्या है सर ये पूरा? भंवर जी आपने काफी कुछ बातें इसमें बहुत कह दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत मुद्दा उठाया आपने। पूरी दुनिया में आज हायर एजुकेशन में ये बहुत परेशानी खड़ी हो गई है कि जो केवल इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, इसको स्टेम कहते हैं, इस एजुकेशन के पढ़े हुए लोग पूरे समाज के विकास को लेकर बहुत कुछ जानकारी ज्यादा नहीं रखते और केवल अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, कैरियरिस्ट बन जाते हैं और उनका व्यवहार, सामाजिक व्यवहार उनका अच्छा नहीं होता। ये पूरी रिसर्च है इसको लेकर, इसलिए पूरी दुनिया में शिक्षा में क्रांति आई हुई है और उसका प्रभाव हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी डाला गया है जी। और अभी अभी यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें ये कि हर बच्चे को आप अब उसकी हिस्ट्री के बारे में बताओगे, इकोनॉमी के बारे में बताओगे, उसके एनवायरमेंट के बारे में बताओगे। इसलिए जो बीए के जो कोर्सेज होते हैं जी, जिसमें आप पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हो, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, इससे जो बच्चे की सामाजिक समझ होती है वह इतनी बढ़िया होती है कि वह अपने इंटरपर्सनल रिलेशन में भी मैच्योर्ड व्यक्ति होता है। इसलिए बीए परिष्कार का बीए तो गोल्ड है,
परिष्कार में जो बीए करने के लिए आता है उसमें आईएएस और आरएएस में जो बेसिक पेपर्स होते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम बीए में वैसे ही तैयार करवा देते हैं जी। क्यों? तो और इसलिए वो एक बेहतर इंसान के रूप में भी बनता है जी। एक अच्छे सामाजिक के रूप में बनता है और अच्छे आईएएस और आरएएस के कॉम्पिटिटर के रूप में बनता है। बिल्कुल इसलिए हमने बीए को बहुत अच्छे ढंग से लेने की कोशिश की है और अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो साइंस वालों को भी आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स वालों को भी आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन सकता है। केवल कॉमर्स और केवल साइंस से काम नहीं चलने वाला। आज का जो समाज है सर, आज के जो समाज हैं, चाहे परिवार का हिस्सा है, जो भी लोग बाग हैं, वो लोग बाग मोबाइल के अंदर घुसे हुए हैं और परिवार कहीं ना कहीं एक घर में होने के बावजूद भी अलग अलग हो गया है। और ऐसे में जरूरत है कि आपका जो कहना है कि विद्यार्थी या पेरेंट्स या टीचर्स को उनको बच्चों से बात करनी चाहिए। टीचर हैं तो उनको विद्यार्थियों से बात करनी चाहिए, पेरेंट्स हैं तो उनको बच्चों से बात करनी चाहिए। ये जो मोबाइल ने हमारे बीच में एक दूरी ला दी है, उस दूरी को खत्म करना होगा अगर उसे हमें एक अच्छा इंसान और एक अच्छा विद्यार्थी बनाना है। तो इसमें थोड़ी सी रोशनी डालिए सर। भंवर जी, एक बहुत ही संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने। मोबाइल को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। मोबाइल मूलतः और अंततः व्यापार है जी। जो लोग इसको बना रहे हैं, जो इसके माध्यम से अपने अपने अलग से चैनल्स बना रहे हैं, एप्लीकेशंस बना रहे हैं जी। वो अपना व्यापार करने के लिए कर रहे हैं जी। और इस व्यापार वो इतना इनडायरेक्टली करते हैं जी। कि हमारा छोटी उम्र का बच्चा उसको समझ नहीं पाता, हमारे टीचर्स तक नहीं समझ पाते जी। इसलिए मोबाइल एक प्रकार से उस व्यापार की गिरफ्त में चला गया है और बच्चे का सोशलाइजेशन, अपने स्तर पे सोचना, अपने से जुड़ना, अपने दोस्तों से जुड़ना, टीचर से जुड़ना, माँ बाप से जुड़ना, वो खत्म हो गया। माँ बाप का ही अपने बच्चों से जुड़ना खत्म हो गया जी। तो सब उस व्यापार के चक्र में फंस गए। ये दुनिया का नया अनुभव है जी। मोबाइल दुनिया का बिल्कुल ऐसा नया अनुभव है जिसकी चपेट में सब लोग आ चुके हैं और कोई समझना नहीं चाहता इसको। लेकिन अब तो इतनी इंटरनेशनल रिसर्च आ चुकी है हमारे देश में भी और विदेश में भी कि इस मोबाइल से बाहर अगर आपको एनालिटिकल दिमाग चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड चाहिए, आपको क्रिएटिव माइंड चाहिए, तो एक बच्चे का मोबाइल से बचना जरूरी है। मोबाइल तो एडिक्शन हो गया है, एक नशा हो गया है, इस स्थिति तक मोबाइल पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से अभिभावकों को भी और बच्चों को, और मेरी क्लास में तो मैं रोज ही कहता हूं कि अगर आपको बुद्धिमान बनना है, अगर आपको संवेदनशील बनना, विवेक संपन्न बनना, अगर आपको अपने कंपटीशन में, कैरियर में आपको बिल्कुल सफलता प्राप्त करनी है, तो मोबाइल का केवल एकेडमिक उपयोग कीजिए। जहां से कुछ आपको शिक्षा मिल सकती हो केवल उतना सा उपयोग कीजिए, बाकी मोबाइल से दूर रहने की कोशिश कीजिए। मोबाइल के व्यापार में मत फंसिए, क्योंकि यह तो ह्यूमन माइंड को बिल्कुल चौपट करके उसको कुंद और उसको कुंठित करने का एक जरिया बन गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसे एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करें? या बिल्कुल, आप मोबाइल को अपने आप को बचाने के लिए और दूसरे जो वार कर रहा उससे उस पर प्रहार करने के लिए इसलिए होता है, लेकिन आपने तो खुद ही अपने आप को मार रहे हो। आप उसको खुद को आप तो आत्महत्या कर रहे हो एक तरह से, अपने पूरे कैरियर की, अपनी विचारशीलता की, अपनी भावशीलता की। आपका भावात्मक विकास नहीं है, आपका विचारात्मक विकास नहीं है, तो फिर आप जिंदगी में करेंगे क्या? इसलिए मोबाइल से मुक्त होने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि कोचिंग क्लासेस जो चलती हैं और कुछ लोग बाग कॉलेजेस नहीं जाते हैं, कोचिंग की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। कितना महत्वपूर्ण है कॉलेज में आना और कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करना? क्या कोचिंग इम्पोर्टेंट है? देखिए, कोचिंग विशुद्ध रूप से व्यापार है शिक्षा का। जी। मैं क्यों अपनी कोचिंग से कॉलेज की तरफ आया हूं, मैं इसी की वजह से ही आया हूं। वरना तो वहां पैसा ज्यादा था, कॉलेज से ज्यादा पैसा था। कॉलेज में पैसा नहीं है, लेकिन कॉलेज में मन का संतोष है कि बच्चों का विकास कैसे किया जाए। कोचिंग विशुद्ध रूप से एक खास टारगेट को लेकर परीक्षा उन्मुखी कार्यक्रम है, जबकि परीक्षा को ध्यान में रख करके बच्चे का विकास नहीं होता। उसमें तो आप चीजों को याद रखेंगे और कहीं कहीं सफल होकर के नौकरी ले लेंगे बस। लेकिन आप
एक अच्छे इंसान कैसे बनेंगे, अच्छे पिता कैसे बनेंगे, अच्छी पत्नी कैसे बनेंगे, आप अच्छे अच्छे मित्र कैसे बनेंगे, ये सब तो वहां कोचिंग का कोई लेना देना नहीं। अब जो भंवर जी, जो दुर्भाग्य हो रहा है पूरे कंट्री में हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है कि बच्चे स्कूल्स में डमी स्टूडेंट के रूप में और स्कूलों को छोड़ करके कोचिंग में जा रहे हैं, माँ बाप भी भेज रहे हैं, और उससे एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आ रहा है। स्कूल्स में और कॉलेज में बच्चों के भावात्मक विकास होता है, खेलकूद के माध्यम से बच्चों का मानसिक संतुलन रहता है, आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम करते हैं। ये सब कुछ बंद। कोचिंग में जाओ, जो कुछ परीक्षा में आने वाला है उसको रटो और उसी को सीख करके दो। इसलिए ये जो इन्फोसिस में जो कृष्णमूर्ति हैं, इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, और कृष्णमूर्ति ने कहा है कि ये यातना है कोचिंग जी, और इसकी वजह से आईआईटी बर्बाद हो गए, क्योंकि आईआईटी में रट्टू लड़के पहुंच रहे हैं जी, और रट्टू लड़के आईआईटी में जाकर के वहां कोई रिसर्च ही नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब कोचिंग की प्रक्रिया से जो सिलेक्शन हो रहा है आईआईटीज में, वो इस देश के विकास के लिए बहुत घातक है। ये कृष्णमूर्ति का कहने का। युवाओं को जो विशेष रूप से प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और निराश हो चुके हैं, या जो अब इस कंपटीशन में उतरने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश है साहब आपका? भौर जी, देखो सीधा सा संदेश ये है कि हालांकि हम लोग पहले गवर्नमेंट नौकरी को लेकर के हम लोग काम करते रहे, कोचिंग चलाते रहे, अभी भी हम चलाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तो अब सीमा आ चुकी है। गवर्नमेंट के पास में इतना जितनी बेरोजगारी है उसकी तुलना में नहीं है। जैसे पुलिस सब इंस्पेक्टर में मैं बता दूं, आप सोचिए कि इतना कंपटीशन होगा, 500 पोस्टें निकलेगी और उसमें 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। आप सोचिए 1000 में से एक आदमी का सिलेक्शन होगा, 999 का क्या होगा। ये स्थिति हर सब्जेक्ट के, हर कंपटीशन, हर आरएस के लिए। आरएस में 4 लाख लोग बैठेंगे और वहां पर सिलेक्शन 500-600 पोस्टें, इसका मतलब बाकी का क्या होगा। एक इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कोटा की हो चाहे यहां की हो, कहीं पर भी उसमें मान लीजिए कि 1.5 लाख लोग पढ़ते हैं, 1.5 लाख में सिलेक्शन होगा 1000 का, 1,49,000 का क्या होगा। बिल्कुल सही बात। यह समझ, इसका मतलब अभिभावकों को और बच्चों को दोनों को समझना चाहिए, लाइफ में बी प्लान रखिए जी। आप लोग अगर अपना जो चहेता गवर्नमेंट की किसी जॉब में जाने का, इंजीनियर बनने का सपना है, उसको लेकर के आप बिल्कुल प्रयत्न कीजिए, लेकिन अब सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के भरोसे पर आप अपने कैरियर को दांव पर नहीं लगा सकते। आपको दूसरा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सा एक से एक आपकी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप, उसको डेवलप करने के लिए आपको काम करना चाहिए और प्राइवेट जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो समझिए कि बहुत आत्महत्याएं बढ़ेंगी, अब डिप्रेशन लोगों के लिए बढ़ेंगे, सरकारी जॉब सबको नहीं मिलने वाले, इसलिए जिनको नहीं मिलने वाले वो क्या करें, वो बी प्लान के साथ उनको आगे बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज सभी लोग बाग और लगभग हिंदुस्तान के लोग बाग अंग्रेजी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। पिछले 2 दशकों के अंदर हिंदी की कविताओं के माध्यम से कुछ लोगों ने, जो हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कितना चुनौतीपूर्ण है अभी हिंदी के लिए ये? देखिए भंवर जी, साफ बात है कि आप एक पूरी भाषा को पूरे देश पर, समाज पर नहीं लाद सकते। अंग्रेजी जो भी भाषा है वो मनुष्य का व्यवहार होती है। भाषा को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए, वो एक आदत होती है। अगर वो व्यवहार और आदत आपके घर में नहीं है, घर में वो वातावरण नहीं दे सकते, स्कूल में वो वातावरण नहीं दे सकते, तो फिर बच्चा उस भाषा को विकसित कैसे करेगा। और आपने उसको परीक्षा में उसी भाषा को अपनाने का टारगेट दे दिया है, तो एक अच्छे खासे बच्चे को उसके जीवन की निर्माण की प्रक्रिया से आप बाहर कर रहे हैं अगर अंग्रेजी को थोपेंगे तो। कुछ बच्चों में अंग्रेजी को समझने की जिनमें है और वातावरण मिल गया तो वो तो फिर भी कुछ सफल हो जाएंगे, लेकिन आम बच्चे पर आप अंग्रेजी थोप करके उसका भविष्य चौपट कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इसीलिए पूरी दुनिया में जो सभी अच्छे विकसित राष्ट्र हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, ये सब अपनी अपनी मातृभाषा में बच्चों को विकसित किया है। चाइना और रूस भी
ये सब विकसित राष्ट्र जी। हैं और इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हम दूसरी भाषा के माध्यम से अपने बच्चों की शिक्षा को अच्छा करें। लेकिन जैसे राज्य सरकार ने या अंग्रेजी की स्कूलों को खोलने पे ज्यादा जोर दिया है। या। इसका ये मतलब हुआ कि वो अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहते हैं, या उनका ये मानना है कि अगर बच्चा अंग्रेजी सीख जाएगा तो उसे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी रोजगार के क्षेत्र के अंदर, वो ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर अपने आप प्रतिस्पर्धा के अंदर आ सकेगा। हिंदी ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, इसमें राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। जो भी सरकार के निर्णय होते हैं वो राजनीतिक प्रथम होते हैं जी, और वो विकासात्मक बाद में होते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से आप क्या करो? अगर हमारे स्कूल असफल हो रहे हैं हिंदी मीडियम के, तो उसका विकल्प अंग्रेजी स्कूल नहीं हो सकते। उसका विकल्प यही है कि हम हिंदी माध्यम के स्कूल्स को अच्छा मजबूत करें। अब जो अंग्रेजी मीडियम में राजस्थान सरकार में पढ़ेंगे और अगर वहां पर वो सुविधाएं, वातावरण नहीं मिला, तो ऐसा बच्चा तैयार करेंगे न, वो अंग्रेजी के लायक तो है नहीं, वो हिंदी के लायक भी नहीं रहेगा जी। इसलिए ये तो निर्णय कोई बहुत अच्छा सुविवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता मेरी दृष्टि से। मैं बताऊं आपको, क्योंकि आप बराबर जो सरकारी स्कूलों में जैसा आप माहौल है उससे हमें परिचित होना चाहिए। हमारे शिक्षक की योग्यता और उसकी जो निष्ठा है उससे हमें परिचित होना चाहिए। अगर बच्चे को वो इंग्लिश का वातावरण नहीं दिला पाए हम सरकारी स्कूलों में, तो फिर उस बच्चे को तो हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, वो हिंदी माध्यम का नहीं रहा। ये बात बहुत सोचने की बात है। इसलिए हमें इसको अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि अंग्रेजी से हर बच्चे को नहीं आगे ले जाया जा सकता। अगर कोई बच्चे बहुत अच्छे हैं जो इंग्लिश को ठीक पिकअप कर सकते हैं, उनको ले जाइए, वरना तो हिंदी माध्यम के माध्यम से भी अच्छे करियर्स बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आगे चल करके इंग्लिश को थोड़ा सा विशेष कोर्स लेकर उसको ठीक कर लीजिए जी। लेकिन आप शुरू में ही अगर आप कमजोर हो गए, आप डिप्रेशन में चले गए, आप शुरू में आपकी एनालिटिकल प्रोसेस नहीं बन पाई अंग्रेजी के माध्यम से, तो आपका तो दिमाग शुरू में ही कमजोर हो गया। बेसिकली जो है भाषा जो है एक माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने की, चाहे आप हिंदी में करें, चाहे अंग्रेजी में करें, चाहे संस्कृत में करें, चाहे उर्दू में करें। जी। और जहां तक भाषा का सवाल है, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आवश्यकता के अनुसार उसे सुधारा जा सकता है। यही कहना चाह रहे हैं आप? एक किताब आने वाली है आपकी, गांव, गरीबी और गोल्ड मेडल। क्या है इस किताब के बारे में? देखिए, जो भी व्यक्ति गांव का है और जो गरीबी से निकला है जी, और जो आगे अपना विकास करना चाहता है, गोल्ड मेडल की, और गोल्ड मेडल एक प्रतीक है उन्नति का। हर किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिलता, लेकिन ठीक है, जो अच्छी उन्नति करना चाहता है, मैं उसको ध्यान में रख करके मैंने जो अपना संघर्ष किया है बचपन से लेकर और एमए में राजस्थान यूनिवर्सिटी से 1970 में गोल्ड मेडल लेने तक, ये जो संघर्ष है मेरे 22 वर्ष का, उसको लेकर के मैंने एक जीवनी लिखी है। उसको राजकमल प्रकाशन प्रकाशित करने जा रहा है दिल्ली के। तो उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि गरीबी जो है वो आपको केवल प्रताड़ित करने और अफसोस करने के लिए नहीं है। गरीबी आपको जो संघर्ष है उस संघर्ष करते रहने का वातावरण देती है, आपके मसल्स को मजबूत बनाती है, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। आपके दिमाग को विश्लेषणात्मक बनाती है, क्योंकि रोज आपके सामने समस्या आएगी और समस्या का समाधान करना पड़ेगा। आपको वो हौसला देगी कि इन सब विपरीत परिस्थितियों के बीच से निकल करके जिंदगी का रास्ता कैसे निकाले, ये गरीबी सिखाती है। और गांव जो है, गांव इस रूप में कि गांव जो मैंने देखे हैं, अब तो गांव काफी बदल गए, लेकिन गांव में जो सकारात्मकता है, जो सामूहिकता है, जो सद्भाव है और जो आपस में मिलजुल करके चीजों को करना, चाहे शादी हुआ हो, चाहे खेती हो, ये जो सामूहिकता है, ये तो किसी भी समाज का बेसिक आधार होता है। आप अकेले अकेले बंद हो जाओगे अपने अपने घरों में और सामाजिकता नहीं होगी, तो फिर वो समाज कैसा होगा? तो संस्कृति और समाज का जो पोषण करने वाला तो गांव है, और संघर्ष और सफलता की ओर ले जाने वाली है वो गरीबी। और अगर इन दोनों चीजों से आप आगे बढ़ते हो तो गोल्ड मेडल की ओर जाओगे। बिल्कुल निश्चित, ये उसका पूरा सार है। डॉक्टर साहब, आपने परिष्कार कॉलेज को ऑटोनोमस कॉलेज बनाया, क्या है इसके पीछे आपका विचार? असल में भंवर जी, हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पुराना पाठ्यक्रम है उससे बहुत पीड़ित थे जी। आप जैसे आपने 360 का किया, हम भी हमारे परिष्कार को एजुकेशन का 360 बनाना चाह रहे थे जी।
इस 360 बनाने में हम पाठ्यक्रम नए बदलना चाह रहे तो बदल दिए हमने, क्योंकि ऑटोनोमस में हमको आज़ादी मिल गई नए पाठ्यक्रम बनाने की। अब हमने हार्वर्ड को, ऑक्सफोर्ड को, स्टैनफोर्ड को, शिकागो को, सारी यूनिवर्सिटी को, हमारी आईआईटीज को, आईआईएम्स को, सबको छान लिया और उसके आधार पर हमने हमारे बीए, बीकॉम, बीसीए, एमए, एमकॉम, एमएससी के नए पाठ्यक्रम बना दिए। दूसरा जो हमने इंपॉर्टेंट काम किया वो है पढ़ाने के तरीकों को लेकर। अब पढ़ाने हमारे यहाँ लेक्चर बहुत कम होते हैं, हमारे यहाँ क्लासेज में डिस्कशन होते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, समस्याएं दी जाती है और इसके आधार पर बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, एनालिटिकल माइंड तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात हो गई मूल्यांकन को लेकर। अब हमारा साल भर में केवल 3 घंटे में एक परीक्षा हो गई, ऐसे नहीं चलेगा, तो जुआ है और वो बच्चा पढ़ता नहीं और परीक्षा के 15 दिन पहले पढ़ता है। अब हमारा लगातार टेस्ट होते रहते हैं, घर का टेस्ट है, अगर आपने ग्रुप डिस्कशन में भाग लिया तो उसके भी नंबर हैं और अगर आपने क्विज में भाग लिया तो उसके भी नंबर है, घर से अगर होमवर्क करके लाए तो उसके भी नंबर हैं और क्लास में पीपीटी बना करके प्रेजेंटेशन दे दिया तो उसके भी नंबर है और ये नंबर साल भर चलता रहता है। इससे बच्चा हमेशा किसी न किसी काम में जुड़ा रहता है, तो उससे जो उसमें क्वालिटी पैदा होती है बच्चे की, वो क्वालिटी फिर जिंदगी में कोई भी समस्या हो उसके लिए तैयार है। उसको चाहे आईएएस बना लो, उसको चाहे आरएएस बना लो, उसको चाहे किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में ले जाओ, क्योंकि वह तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बन के निकलेगा। इसलिए ये हमने काम नहीं किया। सही कहा आपने कि जब एग्जाम के दिन आते हैं उससे पहले 15 या 20 दिन या 1 महीना पहले विद्यार्थी बाजार में जाता है और पासबुकें लेके आता है या 1 वीक सीरीज लेके आता है और उसके अंदर वो 5 या 6 सवाल पढ़ता है या 10 सवाल पढ़ता है जी। और फिर वो परीक्षा देता है, परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हो जाता है जी। लेकिन उसको जो एक मौलिक ज्ञान चाहिए होता है, वो उसका सार जो चाहिए होता है, वो सार उसके पास नहीं आता है जी। लेकिन जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि अगर उसका समय समय पर अंतराल पे विभिन्न माध्यमों से उसकी परीक्षा ली जाए तो उसके अंदर वो विकास होगा, वो चीज़ उसमें समाहित होगी, उसके अंदर वो भरपूर ज्ञान आएगा जिससे वो समाज का उद्धार कर सकता है। यस, यही कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं। तो आप थे डॉक्टर राघव प्रकाश, जिन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से कई लोगों का जीवन बनाया, चाहे वो पुलिस विभाग के आदमी हों, चाहे वो आईएएस हों, चाहे वो आरएस हों, सभी ने आपको अपना गुरु माना और ज्ञान प्राप्त किया। तो अगली बार आपको ऐसे ही एक नई शख्सियत से मुलाकात कराई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहें थिंक 360 और लाइक करते रहें थिंक 360 को। धन्यवाद।